वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या डॉलर की बादशाहत अब ख़त्म होने वाली है और अगर डॉलर की बादशाहत ख़त्म होती है तो भारत को फ़ायदा होगा या नुकसान। रसिया की कजान में एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग के बाद रूस के प्रधानमंत्री पुतिन की एक फ़ोटो वायरल होती है जिसमें उनके हाथ में एक करेंसी नोट दिखाई देता है। अब यह नोट देखने में भले ही साधारण नोट दिखाई दे रहा है, पर इस नोट को यूरोप से लेकर अमेरिका तक बवाल मचा हुआ है। अब आप इस नोट को ध्यान से देखोगे तो इस पर ब्रिक्स कंट्री के झंडे लगे हुए हैं। ब्रिक्स कंट्री यानी भारत, रूस, ब्राज़ील, चीन और साउथ अफ्रीका के फ्लैग बने हुए हैं और रूस के प्रधानमंत्री पुतिन इस करेंसी के साथ दिखाई देते हैं और इससे अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि ब्रिक्स कंट्री ट्रेड के लिए अब डॉलर की जगह इसे ही इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका मतलब है कि दुनिया में अब डॉलर की ताकत कम हो जाएगी और रसिया और पुतिन मिलकर दुनिया डी-डॉलराइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या डॉलर की ताकत को कम किया जा सकता है? क्या यह संभव है? चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया भर के देशों के पास जितना भी गोल्ड रिजर्व होता था वह उतनी ही वैल्यू की करेंसी जारी करते थे। इसके बाद 1944 में दुनिया के 44 देशों के डेली कास्ट मिले और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सभी देशों का एक्सचेंज रेट तय किया, क्योंकि अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व था और दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबल इकोनॉमी वाला देश था। और आज 80 साल बाद यानी 2024 में दुनिया का 82% बिजनेस और 56% पेमेंट डॉलर में ही होता है। साथ ही दुनिया का 65% लोन और 58% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी डॉलर में है, यानी दुनिया में आज इसका दबदबा है। लेकिन इसी अमेरिकी डॉलर के दबदबे को कम करने की कोशिश होती रहती है। 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान शहर में ब्रिक्स की 16वीं मीटिंग में भी डी-डॉलराइजेशन और नई पेमेंट सिस्टम का एक अहम एजेंडा रहा। अब आपको यह पता होना चाहिए कि डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कैसे बना। मान लीजिए भारत को बांग्लादेश की करेंसी पर भरोसा नहीं है, ऐसे में वह बांग्लादेशी करेंसी में बिजनेस नहीं करेगा। ऐसी ही दिक्कत के लिए 1944 में तमाम देशों ने मिलकर डॉलर को बेस करेंसी बनाया था, यानी भारत बांग्लादेश से डॉलर में कारोबार कर सकता है क्योंकि उसे पता है कि अमेरिकी डॉलर डूबेगा नहीं और ज़रूरत पड़ने पर वह अमेरिका से सोने वही ले लेगा। और अब यह अरेंजमेंट बिल्कुल पस्त था। 3 दशक तक चला भी, क्योंकि डॉलर दुनिया की सबसे सेफ करेंसी बन चुका था। 1970 की शुरुआत में कई देशों ने डॉलर के बदले सोने की मांग शुरू कर दी और यह देश अमेरिका को डॉलर देते और उसके बदले सोना ले लेते थे। पहले तो ठीक था, लेकिन जब यह ज़्यादा हुआ तो अमेरिका को दिक्कत होने लगी, क्योंकि इससे अमेरिका का गोल्ड रिजर्व खत्म होने लगा। वैसे डॉलर की मजबूती का एक और वजह थी। 1945 में अमेरिकी प्रेसिडेंट ने सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट की शर्त यह थी कि उसकी सिक्योरिटी अमेरिका करेगा और उसके बदले में सऊदी सिर्फ डॉलर से तेल बेचेगा। अब जिसको तेल खरीदना है तो डॉलर होना ज़रूरी है। अब सिंपल सी बात है कि तेल सबको चाहिए और तेल के लिए डॉलर भी चाहिए, यानी इस एक एग्रीमेंट ने अमेरिका की मौज कर दी, क्योंकि इसी डॉलर की पावर के दम पर अमेरिका बैठे बिठाए अरबों कमाता है। पर कैसे? हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए कई तरह से पेमेंट करते हैं, जैसे कैश, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई ट्रांसफ़र। ऐसे ही दुनिया भर के देश आपस में बिजनेस करने के लिए अमेरिका के स्विफ्ट नेटवर्क का उपयोग करते हैं और इसके लिए अमेरिका बैठे बैठे अरबों कमाता है। अब आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। जैसे अडानी ग्रुप को बांग्लादेश के किसी कारोबारी से $10,000 की सूरजमुखी खरीदनी है। अब इसके लिए वह बांग्लादेश तो पैसे देने जा नहीं रहा। इसके लिए अडानी ग्रुप अपने बैंक को $10,000 के बराबर इंडियन रुपए भेजेगा। अब इन इंडियन बैंकों का अमेरिकी बैंकों में अकाउंट होता है, वहाँ से डॉलर एक्सचेंज करने को कहेगा और इसके बाद इंडियन अकाउंट वाला अमेरिकी बैंक बांग्लादेशी अकाउंट वाले अमेरिकी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करेगा। इसके बाद दूसरा अमेरिकी बैंक बांग्लादेशी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा और फिर बांग्लादेशी बैंक से कारोबारी $10,000 के बराबर बांग्लादेशी रुपए निकाल सकता है। अब इस स्विफ्ट का पूरी दुनिया में दबदबा है, सिर्फ डॉलर की वजह से। 1973 में 22 देशों के 518 बैंकों के साथ स्विफ्ट नेटवर्क शुरू हुआ था।
फिलहाल इसमें 200 से ज़्यादा देशों के 11,000 बैंक शामिल हैं जो अमेरिका के बैंकों में अपना रिजर्व रखते हैं। अब पूरा पैसा तो बिजनेस में लगा नहीं रहता, इसलिए देश अपने एक्स्ट्रा पैसे को अमेरिकी बॉन्ड में लगा देते हैं जिससे कुछ ब्याज मिलता रहता है। सभी देशों को मिलकर यह पैसा $7.8 ट्रिलियन है, यानी इंडिया की पूरी जीडीपी से भी दुगना। इस पैसे का इस्तेमाल अमेरिका अपने ग्रोथ में भी करता है। अब डॉलर की इस ताकत को कम करने के लिए, या यह कहें कि डॉलर के लिए रिप्लेस करने के लिए चीन रसिया क्या कर रहा है। देखिए, रसिया दूसरा सबसे बड़ा तेल और गैस का उत्पादन वाला देश है। उसके सबसे बड़े खरीदार यूरोपीय देश है। अप्रैल 2022 में रूस ने तेल और गैस खरीदने वाले यूरोपियन यूनियन के देशों से कहा कि डॉलर की जगह पेमेंट रूबल में करें, यानी जो देश पहले गैस और तेल खरीदने के लिए अमेरिकी बैंक में डॉलर रिजर्व रखते थे, उन्हें रूसी सेंट्रल बैंक में रूबल रिजर्व रखना पड़ा। इसी तरह बाकी चीज़ों के एक्सपोर्ट के लिए भी रूस ने यूरोपीय देशों से रूबल में पेमेंट करने की मांग की, जिसकी वजह से रूस में गैस एक्सपोर्ट में गिरावट आई। यूरोपीय यूनियन 2021 तक करीब 40% गैस रूस से इंपोर्ट करते थे, जो 2023 में घटकर करीब 8% ही बढ़ गया, यानी रूस को मोटा नुकसान हुआ। जून 2022 में रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स देशों की करेंसी का एक नया इंटरनेशनल रिजर्व बनाने की बात भी कही थी। पुतिन के प्रपोजल पर ब्रिक्स देशों में शामिल ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका अभी इस पर सोच कर रहे हैं। जो करेंसी अभी पुतिन ने दिखाई है वह अभी ऑफिशियल नहीं है, पर दुनिया की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। जहां एक तरफ रसिया डॉलर को रूबल में रिप्लेस करने में लगा हुआ है, वहीं युआन को रिप्लेस करने में चाइना भी लगा हुआ है। दरअसल स्विफ्ट की तरह ही सेंट्रल पीपल बैंक ऑफ चाइना ने CIPS नाम की सिस्टम प्रणाली बनाई। इस पेमेंट सिस्टम से करीब 117 देशों के 1551 बैंक जुड़े हुए हैं। इसलिए सारे सिस्टम के जरिए 123.06 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ। चाइना युआन रिजर्व को बढ़ावा देने के लिए 40 से ज़्यादा देशों के साथ करेंसी स्विप का एग्रीमेंट भी किया है। इस एग्रीमेंट के तहत दो देशों को व्यापार करने के लिए हर बार स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। एक फिक्स अमाउंट और ट्रेड अपनी करेंसी में भी कर सकता है। नवंबर 2023 में चीन ने सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट किया, जिसमें 3 साल के लिए डॉलर की जगह युआन में करेंसी स्विप की जाएगी, जिसकी वैल्यू करीब $619 बिलियन है। यानी चाइना का तरीका ज़्यादा इफेक्टिव है डॉलर का दबदबा कम करने के लिए। अब 19 अक्टूबर 2024 को पुतिन ने कहा भी था कि ब्रिक्स करेंसी में अभी वक्त लग सकता है। ब्रिक्स अभी इंटरनेशनल इस्तेमाल और इसे बढ़ावा और इसे इससे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, पर सवाल यह आता है कि ब्रिक्स इतना ताकतवर हो गया है कि पुतिन के एक नोट दिखाने भर से पूरी दुनिया हिल गई। देखो, अगर इसे हम नंबर में देखेंगे तो यह साफ समझ आ जाएगा। आज की तारीख में कोई भी ग्रुप, चाहे नेटो या यूरोपियन यूनियन, कितना भी ताकतवर होगा, इस बात का पता उसकी ग्लोबल GDP में कितना कंट्रीब्यूट करता है, यानी उसका इम्पैक्ट ग्लोबल करेंसी पर क्या पड़ेगा, ये उसकी कंट्रीब्यूशन से पता चलता है। तो अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो 2024 से पहले तक ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते थे। इसमें ब्राज़ील 2%, रसिया 2%, इंडिया 3.7%, चाइना 19% और साउथ अफ्रीका 0.39% कंट्रीब्यूट करते थे। लेकिन अब इसमें 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और UAE शामिल हो गए हैं और ग्लोबल GDP में इजिप्ट 0.4% और इथियोपिया 0.15% और ईरान 0.4% और UAE 0.5% का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये भले ही देखने में काफ़ी कम लगेगा, पर ग्लोबल GDP में इसका 27% बनता है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर UAE ने क्रूड ऑयल की डील को ब्रिक्स करेंसी में बेचना शुरू कर दिया तो डॉलर को बहुत बड़ा झटका लगेगा। एक्सपर्ट के मुताबिक इस समय ब्रिक्स करेंसी की बात नहीं हो रही है, पर डॉलर की बादशाहत को धीरे धीरे कम करने की बात हो रही है। रूस जो भी ब्रिक्स सिस्टम की बात कर रहा है वो ब्रिक्स देशों के बीच होने वाले ट्रेड में इस्तेमाल किया जा सके और साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर, यूरो जैसी वेस्टर्न कंट्री का इस्तेमाल न किया जाए। 1 अक्टूबर 2024 को एक प्रोग्राम में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने कभी डॉलर को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि यह देश की इकोनॉमिक, राजनीतिक या रणनीतिक नीति का हिस्सा नहीं रहा है। भारत की ऐसी कोई भी नीयत नहीं रही कि भारत
कि कुछ पार्टनर को डॉलर में बिजनेस करने में कोई दिक्कत हो रही हो। अब इस स्टेटमेंट के बाद कई एक्सपर्ट ने कहा है कि इंडिया चाहता है कि डॉलर में होने वाला पेमेंट को कम किया जाए। इससे भारत की फॉरेन रिजर्व में डॉलर कम होगा और डॉलर रिजर्व में रहेगा, उसका इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जाएगा। लेकिन क्या यह पॉसिबल है कि डॉलर की वैल्यू को कम किया जा सकता है? क्या डी-डॉलराइजेशन पॉसिबल है? अगर है तो कैसे? देखिए, अमेरिकी इकोनॉमिक साइमन हन्ने की माने तो अगले 2 साल में ब्रिक्स की करेंसी सिस्टम अमेरिकी डॉलर को टक्कर देगी। इसके साथ ही कई एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि ब्रिक्स देश किसी भी एक करेंसी को लेकर सहमत नहीं होंगे। हालांकि वह एक पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं या अपनी करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार होंगे। और अगर ब्रिक्स देशों ने नेशनल करेंसी में ट्रेड होता है तो उसका पेड डॉलर को ही बनाया जा सकता है। अगर रसिया और चाइना के बीच पेमेंट होता है तो रूबल युआन की वैल्यू का बेस डॉलर पर ही बनाया जाता है। अगर ब्रिक्स देश पेमेंट का कोई सिस्टम बना भी लेते हैं तो डॉलर के इस्तेमाल में कमी आएगी, ना कि पूरी तरह से डी-डॉलराइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर यह होता है तो क्या डॉलर की वैल्यू गिरने के साथ अमेरिका की वैल्यू भी गिर जाएगी? क्या इससे दुनिया में दबदबा खत्म हो जाएगा? सवाल इसलिए क्योंकि मजबूत डॉलर और इकोनॉमी के दम पर ही अमेरिका दुनिया भर को अपना दबदबा कायम किए हुए है। जब भी कोई देश उसे किसी तरह से चुनौती देता है तो अमेरिका उस देश पर प्रतिबंध लगा देता है। ऐसा कर अमेरिका देशों बिजनेस से लेकर उसकी फॉरेन पॉलिसी तक को अफेक्ट करता है। डी-डॉलराइजेशन देशों के बीच पावर बैलेंस को बदल सकता है, साथ ही नई तरह से ग्लोबल मार्केट और इकोनॉमी को डेवलप करेगा, जिससे अमेरिका का इम्पैक्ट होना लाजमी है। अमेरिकी राष्ट्रपति रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डी-डॉलराइजेशन अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा माना है। हाल ही में एक चुनावी रैली में कहा था कि जो देश डॉलर का साथ छोड़ेगा उस पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अमेरिकी रिसर्चर जेपी मॉर्गन ने कहा कि डी-डॉलराइजेशन से अमेरिकी बाजारों और इन्वेस्टमेंट और भरोसे में गिरावट हो सकती है, जिससे प्रॉफिट घटेगा। साथ ही इंटरनेशनल रिजर्व में डॉलर की कमी आएगी या दूसरी करेंसी में रिजर्व ज़्यादा रखा जाएगा। अब सवाल आता है कि अमेरिकी का दबदबा घटेगा तो फिर किसका बढ़ेगा? चाइना, इंडिया या रसिया का? ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो ब्रिक्स में 19% कॉन्ट्रीब्यूट चाइना का था। तो क्या यह हम सीधा चाइना का फायदा होने वाला है? डी-डॉलराइजेशन होने से सिर्फ चीन का दबदबा ही नहीं बढ़ेगा। दरअसल ब्रिक्स देश यह चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट और फॉरेन रिजर्व डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में भी हो, जिससे अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किसी इन्वेस्टमेंट की तरह ना कर सके। लेकिन अभी इस देशों का रिसर्च ज़्यादातर डॉलर में ही है। जो देश कोई भी यह नहीं चाहता कि अमेरिका उनका रिजर्व को फ्रीज कर दे। और इसके साथ ही ब्रिक्स देश चीन की करेंसी को लेकर सहमत नहीं होंगे और उधर चीन का ज़्यादातर फॉरेन रिजर्व डॉलर में भी है। ऐसे में चीन भी नहीं चाहेगा कि डी-डॉलराइजेशन हो और इससे चीन की इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए चीन भी डी-डॉलराइजेशन को धीरे धीरे कम करेगा और युआन को इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर पेश करेगा। अब ये हमारे लिए घाटे का सौदा होगा या फायदे का? माने डी-डॉलराइजेशन से भारत को फायदा होगा या नुकसान? देखिए, डी-डॉलराइजेशन से भारत की डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी, साथ ही भारत के फॉरेन रिजर्व में दूसरी करेंसी का रिजर्व बढ़ेगा। इसलिए भारत को धीरे धीरे डी-डॉलराइजेशन का कदम लेना होगा। और अगर इंडिया और रसिया के बीच रूबल में ट्रेड होती है तो भारत का फायदा होगा।